नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। हिंदी की समकालीन कथा लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म वर्ष 1938 में कोलकाता में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में है उसके हिस्से की धूप, चित्तकोबरा, कठगुलाब, ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। रंग ढंग, चुकते नहीं, सवाल, ये निबंध संग्रह हैं और इसके अतिरिक्त भी अन्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इन्हें वर्ष 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा रचित यह पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लीक से हटकर जीवन जिया। तो आइए शुरू करते हैं पाठ मेरे संग की औरतें। सबसे पहले लेखिका इसमें अपनी नानी के बारे में बताती हैं। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी, क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही संसार से जा चुकी थी। नानी से कहानियां लेखिका नहीं सुन सकी, परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियां लिखती है। लेखिका की नानी के जीवन की कहानी भी रहस्यमयी है। लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी थी वह इस प्रकार था कि वे परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी महिला थी। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो विलायती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित था। उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर आए और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही जिंदगी जीने लगे, पर उनके रहन सहन का नानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नानी ने अपनी इच्छा, आकांक्षा और पसंद नापसंद को अपने पति के सामने कभी नहीं रखा। लेखिका नानी के संबंध में आगे बताती हुई कहती हैं कि जब नानी को अपनी मृत्यु निकट जान पड़ी तो उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर नाना जी से उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से मिलना चाहा। नाना जी ने अपने मित्र को तुरंत पत्नी के सामने प्रस्तुत कर दिया। नानी जी ने उनसे वचन लिया कि उनकी बेटी का विवाह वे ही तय करेंगे और उसका विवाह आज़ादी के सिपाही के साथ करवा देंगे। लेखिका समझ नहीं पाती कि अपनी आज़ादी से बेखबर इस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून कैसे सवार हुआ होगा। अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न एवं आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। अब आगे लेखिका अपनी माँ का उल्लेख करती हुई बताती हैं कि इस प्रकार उसकी माँ का विवाह एक सुशिक्षित लड़के से हुआ जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था और उसके पास धन दौलत के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेखिका की माँ दुबली पतली एवं नाजुक थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी जो उनसे बड़ी मुश्किल से ही संभल पाती थी, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता और नज़ाकत एवं साहबी खानदान के कारण परिवार के लोग उनसे प्रभावित थे। वे निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार भी थीं, इसलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। उनकी सास ने उन पर टिप्पणी की थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पहुंची और छींके पर टांग दी। उन्हें छींके से उतारने की कोशिश भी किसी ने नहीं की, उनसे केवल सलाह भर ली जाती थी। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा कभी नहीं पाया। बच्चों के खान पान में अधिक रुचि नहीं लेती थी। उन्हें किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनके व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था। पहला, कभी झूठ ना बोलना, और दूसरा ये कि एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट ना करना। घर के कामों में अरुचि और अपनी बीमारी के कारण उनका अधिकांश समय पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में ही बीतता था। साहबी खानदान से होने के कारण भी लोगों को उन पर श्रद्धा थी। घर में आदर सम्मान प्राप्त था। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थीं। आगे लेखिका अपनी परदादी के बारे में बताती हैं कि उनकी नानी, उनकी माँ के साथ परदादी को भी लीक से हटकर चलने का शौक था और उन्होंने व्रत ले रखा था कि उनके पास कभी 2 से अधिक धोतियाँ हुई तो तीसरी को दान कर देंगी। जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो। उन्होंने इस मन्नत का सरेआम ऐलान भी कर दिया।
वे मंदिर में जाकर अपनी मन्नत भी दोहराती रहीं। उनकी मन्नत का कारण लोगों को समझ में नहीं आया, अतः वह रहस्य बनकर रह गया। उनकी मन्नतों से भगवान ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक के बाद एक 5 कन्याएं धरती पर उतार दी। भगवान ही क्या, उनके सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। लेखिका बताती हैं कि होश संभालने के बाद उन्होंने माजी और नामी चोर का किस्सा सुन रखा था। हुआ यूं कि किसी के विवाह में सारे मर्द बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे और औरतें रात में जागकर उत्सव मना रही थीं। इतने में सेंध लगाकर चोर हवेली में घुस गया। चोर जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। उनकी आंख दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माजी ने पूछा। जी मैं, चोर ने उत्तर दिया। माजी ने कहा, पानी पिला। चोर झिझक कर बोला, जी मैं। माजी ने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया कि अंधेरे में इन्हें कैसे पता चला कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग बंधी है। चोर को माजी के भगवान से तार जुड़े होने की खबर थी। चोर ने सच कह दिया कि वह तो चोर है। माजी ने कहा, हुआ करे, प्यासे को पानी तो पिला। चोर बेचारा पूरे एहतियात से पानी भरकर लाया, मगर तब उसे पहरेदार ने पकड़ लिया। तब माजी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। तो इस तरह उसके साथ माँ बेटे का संबंध बना लिया और कहा कि अब चाहे तो चोरी कर या खेती कर। चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। किसी की चिट्ठी भी कोई दूसरा नहीं खोलता था और ना तो कोई किसी से पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के जश्न में लेखिका बीमार होने के कारण शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी। काफ़ी रोई धोई तब लेखिका के पिताजी ने 9 वर्ष की बालिका लेखिका को ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया। लेखिका ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया और उसे उसका एक अध्याय, जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, पूरा याद हो गया। लेखिका के मन पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसके लेखन यानी कि उसकी कहानियों के एक महत्वपूर्ण अंश में यह प्रभाव दिखाई पड़ता है, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, 3 किलो की छोरी आदि, और कठ गुलाब जैसे उपन्यास के कई अंशों में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेखिका अब अपने भाई बहनों के व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। लेखिका और उसकी 4 बहनें लीक से हटकर चलीं। चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। वह मंजुल भगत के नाम से लेखन कार्य में संलग्न है। दूसरे नंबर पर लेखिका थी, जिसका घर का नाम उमा था। उमा जिसने मृदुला गर्ग के नाम से लेखन किया। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। वह नहीं लिखती थी, क्योंकि उसका कहना था कि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। उसके बाद चौथी और 5वीं बहनों का नाम क्रमशः रेणु और अचला था। एक भाई राजीव भी है। रेणु भी नहीं लिखती। अचला और राजीव लिखते हैं। अचला अंग्रेजी में लिखती है और राजीव हिंदी में। चौथे नंबर की बहन रेणु स्वभाव से सबसे अलग थी। वह गाड़ी में बैठने को सामंतशाही का प्रतीक मानती थी। उसका सोचना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही मानसिकता का प्रतीक है। इसी तरह बीए की परीक्षा न देने की जिद पर अड़ गई। पूछती कि पहले मुझे बताओ कि परीक्षा देने का क्या फायदा है। सभी ने अपने अपने तरीके से खूब समझाया, किंतु वह न मानी। अंत में पिताजी के आदेश और इच्छा को मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। जैसे तैसे करके उसने बीए पास किया। सच बोलने में वह माँ से भी आगे थी। एक बार बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका फोटो मंगवा लिया। तीसरी बहन चित्रा भी दबंग किस्म की थी। स्वयं पढ़ने में कम और
औरों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी, इसलिए उसके अपने अंक उसके शिष्यों से कम आते थे। शादी के समय उसने एक नज़र में लड़का पसंद कर उससे शादी करने का ऐलान कर दिया, और यह बात लड़के को भी बता दी कि एक बार जो वह ठान लेती है करके ही दम लेती है। लड़के ने भी हथियार डाल दिया और अंततः उसी लड़के के साथ उसकी शादी हुई। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छा अनुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से लीक पर चल रही है, परंतु 30 वर्ष की उम्र तक आते आते उसे भी लिखने का रोग लग गया। वह पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। लेखिका सहित सभी बहनें लीक से हटकर चलीं। यह उनकी विशेषताएं थी, परंतु विवाह और घर गृहस्थी के परंपरागत तरीके को सभी ने निभाया। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के अंदर भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। लेखिका के अनुसार घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है। लेखिका को सामाजिक कार्य करने में भी रुचि थी, तो जब लेखिका शादी के बाद बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में पहुंची तो वहां मर्द औरतें पति पत्नी होते हुए भी पिक्चर देखने जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। लेखिका नौकरी छोड़कर गई थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन थी। उसने साल भर में ही शादीशुदा औरतों को दूसरे पुरुषों के साथ अभिनय करने के लिए तैयार कर लिया। 4 वर्ष तक नाटक करने के बाद जो धन एकत्र हुआ उसे अकाल राहत कोष के लिए दे दिया। बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रहीं। तब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए थे, लेकिन वहां कोई अच्छा स्कूल नहीं था, तो लोगों से सलाह करके वे पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना करने गईं कि सीमेंट के कारखाने की आर्थिक मदद से कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोल दें। उन्होंने क्रिश्चियन बच्चे न होने के कारण स्कूल खोलने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ पढ़ाने वाला स्कूल खोलने का निश्चय किया। स्कूल खोला, उसमें बड़े बड़े अफसरों के बच्चे पढ़े और शहरों के ख्याति प्राप्त स्कूलों में दाखिला पा गए। लेखिका ने अपनी जिद का उदाहरण प्रस्तुत किया। वे कहती हैं कि मेरा लेखन लीक से हटकर रहा है और उसने अपनी राह स्वयं तलाशी है। लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती हैं, फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही, विशेष रूप से लेखन के मंच पर। एक बार की घटना को याद करते हुए वह रेणु के विषय में लिखती है कि दिल्ली में वर्ष 1950 के अंत में एक साथ 9 इंच बरसात हुई। वहां के नदी नालों में बाढ़ आ गई। उस दिन सड़क पर कोई वाहन नहीं निकला। रेणु की स्कूल बस उसे लेने नहीं आई। उसने पैदल जाने का ही निश्चय किया। सब ने समझाया कि स्कूल बंद होगा, फिर भी वह पैदल स्कूल चल दी। वह 2 मील चलकर स्कूल पहुंची। स्कूल बंद था, लेकिन उसे कोई मलाल न था। वह वापस घर पहुंच गई। हमने पहले कहा था कि स्कूल बंद होगा। इसके जवाब में उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? लेखिका कहती है कि मैं सोचती हूँ कि मेरी बहन को उस दिन कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा कि जगह जगह पानी से भरी सड़कें, सुनसान शहर में अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाने का मज़ा ही कुछ और है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि किस तरह से लेखिका ने इस पाठ में अपनी नानी, दादी, माँ और बहनों के जीवन पर प्रकाश डाला है। साथ ही लेखिका ने उनके जीवन व व्यक्तित्व के कई पहलुओं का उल्लेख भी किया है। तो आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।